नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप माथुर इग्नू स्टूडेंट्स बीरगुरु यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और आप इग्नू से सफलतापूर्वक अपनी डिग्री या अपना डिप्लोमा प्राप्त कर सकें। आज मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में बताऊँगा। BHIC 131 की जो क्लास है आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप डेली क्लास लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी जो सब्जेक्ट कोड है उसको डालिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा डेली क्लास के लिए। आइए देखते हैं। ये देखिए, जैसे कि उद्देश्य है, प्रस्तावना है, इनके बारे में हम जानेंगे कि इतिहास की उद्देश्य, प्रस्तावना और जो जैसे कि वैदिक साहित्य है, वेद होते हैं जो उनके बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाकाव्य, पुराणों के बारे में पढ़ेंगे। संगम साहित्य, जीवन वृत्तांत, कविताएं और नाटक, बौद्ध और जैन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सिक्के और शिलालेख, स्मारक, विदेशी वृत्तांत, इनके बारे में हम जानेंगे। ये देखिए, प्रस्तावना से हम स्टार्ट करेंगे। इतिहास कहानी की तरह नहीं लिखा जाता, यह विभिन्न स्रोतों पर आधारित अतीत का वर्णन होता है। आज के कई प्रकार के स्रोत विभिन्न आधुनिक वैज्ञानिकों की तरह तकनीकों जैसे पूर्ण तिथि निर्धारण विधियां, पर्यावरण अध्ययन, भूवैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। ये सभी विभिन्न स्रोतों का सत्यापित या संबंधित करने के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। हाल ही की खोजों ने मिथकों की सत्यता को प्रमाणित करने में मदद की है। उदाहरण के लिए, प्राचीन शहर द्वारका के मामले में यह नहीं माना जाता कि यह महाभारत में एक वर्णित एक मिथक है। हालांकि हाल ही में पानी के नीचे डूबे हुए अवशेषों की खोज करने वाले पुरातत्वविदों ने एक डूबे हुए शहर के अवशेषों का पता लगाया है जो प्राचीन द्वारका प्रतीत होता है। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हाल ही में खुदाई किए गए एक पुरातात्विक स्थल संतौली में हुई रथ की खोज महाभारत के पुरातत्व के नए आयाम को सामने लाती है। निश्चित रूप से यह हाल ही में मिले स्रोतों को स्थापित करने और अध्ययन करने की प्रक्रिया जारी है। जो पुराने स्थल या जो पुराने मर्दभांड वगैरह, मिट्टी के बर्तन वगैरह मिलते हैं, यही इतिहास की जो पहले लोगों ने किया हुआ है, जो कार्य करते थे या जो इस्तेमाल करते थे कृषि वगैरह में, ये इतिहास के स्रोत मिले हैं पीछे। आइए देखते हैं आगे। फिर भी यहाँ महसूस करना महत्वपूर्ण है कि पुरातत्व हमारे अतीत के ज्ञान की वृद्धि कर रहा है। अब तक जिसे अज्ञात क्षेत्र माना जाता था, उसका अब वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है, यानी कि उसकी खोज की जा रही है इतिहास की। अब तक जिसे अज्ञात क्षेत्र माना जाता है, उसका अब तक विश्लेषण किया जा रहा है। स्रोत इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन स्रोतों के आधार पर हम अपने अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहास लेखन के लिए एक इतिहासकार को स्रोतों की आवश्यकता होती है। इतिहासकार लगातार स्रोतों की खोज, पड़ताल, अन्वेषण, विश्लेषण, विचार, पुनर्विचार करके अतीत को जानने का काम करते हैं। अतीत का कोई भी अवशेष स्रोत के उद्देश्य पर की पूर्ति कर सकता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए हमारे पास विभिन्न स्रोत हैं। मोटे तौर पर उन्हें दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य, महाकाव्य, पुराण, संगम साहित्य, प्राचीन जीवन शैलियाँ, कविता और नाटक शामिल किए जा सकते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत हम पुरातात्विक अन्वेषणों और उत्खनन के परिणामों को प्राप्त होने वाले पुरालेखों, मुद्राओं
और स्थापत्य पुरातात्विक अवशेषों पर विचार कर सकते हैं। भारतीय इतिहास में लिखित अभिलेखों की प्रधानता है। हालांकि मंदिर के अवशेष, सिक्के, घर के अवशेष, खंभों के गड्ढे, मिट्टी के बर्तन, जो मैं कह रहा था मृदबांड, मिट्टी के बर्तन, कोष्ठागार आदि के रूप में पुरावशेष भी साक्ष्य की एक महत्वपूर्ण श्रेणी का गठन करते हैं। भारतीय इतिहास के तीनों काल, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के पुरातात्विक साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। पुरातात्विक साक्ष्य उन अवधियों के लिए अपरिहार्य है जिनके पास कोई लेखन नहीं था। उदाहरण के लिए भारतीय इतिहास का प्रागैतिहासिक और आद्यऐतिहासिक काल स्रोतों को प्राथमिक और द्वितीयक के रूप में विभाजित किया जा सकता है। सभी पुरावशेष मंदिर से मिले हैं। अभिलेख और लिखित दस्तावेज के रूप में तालपत्र यानी ताड़ के पत्ते, पांडुलिपियाँ, खंभों, चट्टानों, तांबे की तस्तरी, मर्दबांड आदि पर शिलालेखों को प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। इतिहासकारों द्वारा इनका उपयोग लेख, किताबों या लिखित इतिहास के किसी भी रूप को लिखने के लिए किया जाता है जो बाद में शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं और इसलिए ये द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। लिखित स्रोत दो प्रकार के होते हैं: पांडुलिपि, शिलालेख, प्रकाशित सामग्री। ये देखिए साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करते समय कुछ प्रश्नों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए उनकी रचना क्यों और किसके लिए की गई, उनका सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ क्या है। एक ग्रंथ एक आदर्श का प्रतिनिधित्व कर सकता है और उस समय जो हो रहा था उसका सटीक विवरण शायद नहीं हो सकता। जब कोई ऐतिहासिक जानकारी के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है तब कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उपिंदर सिंह ने कहा कि यदि एक विशेष अवधि में एक ग्रंथ की रचना की गई तो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इसका उपयोग कम समस्यापूर्ण होगा। हालांकि यदि इसकी रचना लंबे समय तक चलती है तो उसका काल निर्धारण करना अधिक जटिल हो जाता है। उदाहरण के लिए महाकाव्य में महाभारत को एक विशिष्ट समय के ग्रंथ के रूप में देखना बहुत मुश्किल है। देखिए ऐसे तो हमें पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। आपको एग्ज़ाम भी देना है, 4 मार्च से आपके एग्ज़ाम है अभी। तो देखिए मैं आपको मेन टॉपिक पढ़ाता हूँ, आइए देखते हैं। देखिए जैसे कि इतिहास में जो हर्षवर्धन के काल में ह्वेन-त्सांग चीनी यात्री आया था, आपको भी पता है। वो 10 साल हरियाणा में रहा था और 14 या 15 साल भारत में रहा था, आपको भी पता होगा। आइए देखते हैं, ह्वेन-त्सांग के बारे में पढ़ते हैं। हमें चीनी तीर्थयात्री ह्वेन-त्सांग के लेखन से पता चलता है कि भारत के प्रत्येक राज्य के पास आधिकारिक रिकॉर्ड रखरखाव के लिए अपने समय के अधिकार और विभाग थे जो महत्वपूर्ण घटनाओं सहित राज्य के विभिन्न पहलुओं का लेखा जोखा रखते हैं। उसके बाद यह प्रथा लंबे समय तक जारी रही, जैसा कि बड़ी संख्या में भूमि अनुदानों और स्थानीय ऐतिहासिक लेखों में देखा जा सकता है। चूँकि अधिकांश प्रारंभिक भारतीय साहित्य में धर्म, ब्रह्मांड, विज्ञान, जादू, अनुष्ठान, प्रार्थना और पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है, इसलिए इन ग्रंथों के साथ काल निर्धारण से जुड़ी समस्याएं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी रचना और संकलन की अवधि में एक व्यापक अंतर है। वे ईश्वर की मीमांसा जैसे विषय में संबंध रखते हैं, इसलिए उन्हें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से समझना मुश्किल है। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, शास्त्रीय सूत्र
पुराण आदि मोटे तौर पर धार्मिक विषयों से संबंधित है। हालांकि इन सीमाओं के बावजूद ऐसे ग्रंथों को अतीत को समझने के लिए फलदायी रूप से इस्तेमाल किया गया है। हम भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में प्राचीन भारतीय इतिहास की इन विभिन्न श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए, भारत का इतिहास प्राचीन काल लगभग 300 ईस्वी तक है। आइए हम वैदिक साहित्य के बारे में जानते हैं, जो हमारे वेद है। मैं आपको वेदों के बारे में थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊँगा। आइए देखते हैं। देखिए, वेद 4 है, आपको पता हुआ, आपने पहले भी इतिहास में पढ़ा हुआ, पिछली कक्षाओं में, यानी 12वीं तक। आइए देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला साहित्य वैदिक साहित्य है। वेद शब्द संस्कृत मूल के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जानने के लिए। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद मौखिक साहित्य में उत्कृष्ट है। उन्हें पारंपरिक रूप से श्रुति यानी सुना या प्रकट ग्रंथों के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि शब्द पहले मनुष्य के कानों में भगवान ब्रह्मा द्वारा कहे गए हैं। स्मरण के रूप में उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप दिया गया है। वैदिक साहित्य शास्त्रीय संस्कृत से अलग भाषा है। इसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। इसकी शब्दावली में अर्थों की एक विस्तृत श्रृंखला है और इसमें विभिन्न व्याकरणिक उपयोग है। इसमें उच्चारण की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। जोर देने से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। यही कारण है कि वेदों की उच्चारण की विधा की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक विस्तृत साधन का विकास किया गया है। घन, जट और अन्य प्रकार के पाठों के माध्यम से हम न केवल मंत्रों के अर्थ को निर्धारित कर सकते हैं, बल्कि उन मूल स्वर को भी सुन सकते हैं, जिनमें ये हजारों साल पहले गाए गए थे। इन पाठों के कारण वेदों में कोई भी प्रक्षेप संभव नहीं था, क्योंकि मौखिक प्रसारण पर जोर दिया गया था। वैदिक साहित्य तीन रूप से वर्गीकृत है: साहित्य या संग्रह, अर्थात भजनों, प्रार्थनाओं, मंत्रोच्चार, मंगल कामना, बलिदान के सूत्र और निम्नलिखित 4 वैदिक संहिताएं हमें ज्ञात है। आइए देखते हैं अब ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद का संग्रह, यह प्रशंसा के गीतों का ज्ञान है, यानी कि ऋग्वेद के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऋग्वेद यह प्रशंसा के गीतों का ज्ञान है और इसमें 1028 श्लोक है, यानी सूक्त है, जो 10 पुस्तकों में संकलित है। मंडल 2 से 7 प्रारंभिक तिथि के हैं और 1, 8 और 9 और 10 बाद के हैं। वे प्रथाओं, सामाजिक मानदंडों और संरचनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटते हैं। ऋग्वेद की आनुष्ठानिक सामग्री के बावजूद इतिहासकार पशुपालन, अर्थव्यवस्था, कबीले के प्रमुख विषय की स्थिति, बाघ और बलि और सामाजिक वर्गों जैसे विषयों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं। अथर्ववेद संहिता, इसकी 20 पुस्तकों में कई विषयों को समाहित किया गया है, जिनमें से पहले 7 मुख्य रूप से कविताओं, मंत्रों और छंदों से संबंधित है। इसमें कुछ लाभार्थियों द्वारा बोले जाते हैं, जो उनकी ओर से विभिन्न बीमारियों और चोटों को ठीक करने व उपचार करने के लिए बोले जाते हैं। 13 से 18 पुस्तकें संस्कारों पर प्रकाश डालती है, जैसे सीखने, विवाह और अंत्येष्टि में प्रवेश करने के लिए आदि। इसमें शाही अनुष्ठान और दरबार पुजारियों के कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। इसमें तंत्र मंत्र का, ये अथर्ववेद है ना, जो ये तंत्र मंत्र जादू टोना का वेद है, आपको पता होगा, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। आइए देखते हैं अगले वेद के बारे में, सामवेद, यानी
सामवेद यानी संगीत का वेद, संगीत का जन्मदाता। सामवेद का संग्रह अर्थात गीतों या धुनों का ज्ञान। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें सामवेद के ध्वनि संगीत विशेष रूप से मंत्रों की संरचना है और सिद्धांतों पर आधारित है। इन्हें कभी कभी ऋग्वेद के संगीत संस्करण के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि संगीत की रचनात्मकता और मधुरता 75 छंदों में परिलक्षित होती है। बाकी ऋग्वेद से उधार लिए गए हैं। इसमें वीणा जैसे उपकरणों का भी उल्लेख है। विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाने के नियम और सुझावों को एक अलग संकलन में संकलित किया गया है, जैसे गंधर्व वेद के नाम से जाना जाता है, जो एक उपवेद है, सामवेद का पूरक या परिशिष्ट है। ये यजुर्वेद है। आइए देखते हैं। यजुर्वेद का संग्रह पूजा अनुष्ठानों के लिए यंत्रीय सूत्रों का संकलन, अग्निहोत्री यानी 3 प्राथमिक ऋतुओं वसंत, मानसून, शरद ऋतु के स्वागत में अग्नि को मक्खन और दूध अर्पित करते हैं। वाजपेयी और राजसूय, एक राजा और उसके राज्याभिषेक पर क्रमशः मक्खन और सूरा, एक मादक पेय, अग्नि को अर्पण करते हैं। अग्नि चयन आदि के लिए मंत्रों का संकलन है। यह कृषि और आर्थिक और सामाजिक जीवन पर भी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। उदाहरण के लिए शुक्ल यजुर्वेद में एक महत्वपूर्ण कविता है, उन फसलों को सूचीबद्ध करती है जो उन समय में महत्वपूर्ण मानी जाती है, जैसे गेहूँ, चावल, जौ, तिल, बाजरा, ज्वार, राजमा इत्यादि। यह प्राथमिक उपनिषदों का सबसे बड़ा संग्रह है। बृहदारण्यक उपनिषद तथा कथा उपनिषद, ईश उपनिषद, मैत्री उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, जिनमें से हिंदू दर्शन के विभिन्न स्कूल विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में धर्म, कर्म और मोक्ष, इसका शाब्दिक अर्थ जीवन और मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्ति है, लेकिन यह दुख, स्वतंत्रता या आत्मा प्राप्ति से मुक्ति के लिए भी लिया जाता है कि हिंदू की अवधारणा पर शुरुआती व्यापक चर्चाएं हैं। वेदों की उचित समझ के लिए 6 वेदांगों का विकास किया गया है। शिक्षा यानी सवर विज्ञान, कल्प अनुष्ठान, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष यानी खगोल विज्ञान। आपको इनके बारे में पता चल ही हुआ होगा। देखिए, कुछ बुक भी है जो पूछी जाती है एग्जामों में। पाणिनि की अष्टाध्यायी है, 8 अध्यायों में व्याकरण पर एक पुस्तक है जो कि पाणिनि ने लिखी थी, अष्टाध्यायी। आइए देखते हैं आगे। जो मेन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वही मैं आपको करवाऊंगा। ये देखिए, सत्यमेव जयते के बारे में कई एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम है ना, उन एग्ज़ामों में भी इसके बारे में पूछा जाता है और इग्नू वाले में भी पूछा ही जाएगा। सत्यमेव जयते, इसे सत्य की विजय यानी सत्य की ही सदा विजय होती है, केवल सत्य ही विजित है के रूप में अनुदित किया गया है। सत्य अजय है, सत्य सत्य है। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया एक वाक्यांश है। एक नारे के रूप में इसे लोकप्रिय बनाया गया और 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा व्यापक राष्ट्रीय उपयोग में लाया गया। इसे स्वतंत्रता के अवसर पर भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य घोषित किया गया। यह हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के अशोक चक्र पर अंकित है। हम इसे भारतीय मुद्रा के अग्रभाग पर भी पाते हैं।
आइए थोड़ा कौटिल्य का शास्त्र भी पढ़ लें। यह अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था एक पर एक महत्वपूर्ण कानूनी ग्रंथ है। इसको 15 पुस्तकों में विभाजित किया गया है, जिसमें से 2 और 3 को आरंभिक माना जाता है और लगता है कि यह अलग अलग हाथों की कृतियाँ हैं। ये विभिन्न पुस्तकें राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न विषय वस्तु से संबंधित है। कि मतलब ईस्वी की सीई की आरंभिक शताब्दियों में इसे अंतिम रूप दिया गया। हालांकि शुरुआती भाग मौर्य काल की स्थिति और समाज को दर्शाते हैं। यह प्रारंभिक भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए समृद्ध सामग्री प्रदान करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र के अंतिम संस्करण से पहले भी राजकीय वस्तुओं के लेखन और अध्यापन की परंपरा थी, क्योंकि कौटिल्य अपने पूर्वजों के ऋण को स्वीकार करता था। आइए देखते हैं महाकाव्य के बारे में। 2 महान महाकाव्य, रामायण और महाभारत। आपको पता होगा महाभारत जो कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ी गई थी। आइए जानते हैं इसके बारे में। 2 महान महाकाव्य रामायण और महाभारत को भी एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वे इतिहास या आख्यान के रूप में जाने जाते हैं। व्यास लिखित महाभारत पुराना है और संभवतः लगभग 10वीं 4वीं शताब्दी बीसी की स्थिति को दर्शाता है। इसकी मुख्य कथा जो कौरव और पांडवों के संघर्ष के बीच है और उत्तर वैदिक काल से संबंधित हो सकती है। इसका वर्णनात्मक भाग उत्तर वैदिक काल का हो सकता है और उपदेशात्मक अंश और आमतौर पर मौर्य और गुप्त काल से संबंधित है। यह माना जाता है कि इनमें लगातार प्रक्षेप बने हैं। चूँकि दोनों महाकाव्यों में हर कुछ समय बाद भाग जोड़े गए, इसलिए इतिहासकारों को इस सामग्री की पाठन क्रिया में सावधानी बरतनी चाहिए और उनकी विभिन्न कालानुक्रमिक परतों को ध्यान में रखना चाहिए। वे विभिन्न लोकप्रिय साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका आज भी नियमित और औपचारिक रूप से अभिनय किया जाता है। इसलिए श्रोताओं की बढ़ती रुचि के साथ उत्साही कथाकार ने नए अध्याय को जोड़े और इसी तरह प्रक्षेप बनते चले गए। ये देखिए, आप चित्र देख सकते हैं। जो तीर चला रहे हैं या धनुष पकड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। बाएं पहली बार मूर्तिकला चित्रकला महाभारत में दृश्य गुप्त काल स्थान राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ये आप देख सकते हैं। ये जो चित्र है ये नई दिल्ली में है। आइए कुछ पुराणों के बारे में जान लें। पुराण व्यास द्वारा लिखित हिंदू ग्रंथों की एक श्रेणी है। उसे गुप्त और उत्तरगुप्त के समय का माना जाता है। 18 महापुराणों और कई उपपुराण है। मतलब 18 महापुराण है और उपपुराण बहुत है। उनकी विश्वव्यापी सामग्री इंगित करती है कि ये विभिन्न विषयों को शामिल करते हैं और विभिन्न हाथों द्वारा रचित है। उदाहरणों के लिए अग्नि पुराण लगभग 8वीं से 11वीं शताब्दी इन निम्नलिखित विषयों से संबंधित है: अनुष्ठान, पूजा, ब्रह्मांड, विज्ञान और ज्योतिष, पौराणिक कथाओं, वंशावली, कानून, राजनीतिक, शिक्षा प्रणाली, प्रतीक, कराधान, सिद्धांत, युद्ध और सेनाओं का संगठन, युद्ध, मार्शल आर्ट, कूटनीतिक, स्थानीय कानूनों, सार्वजनिक परियोजनाओं के निर्माण, जल वितरण के तरीकों, पेड़ और पौधों, चिकित्सा, डिजाइन और वास्तुकला, रत्न,
विज्ञान, व्याकरण, छंद, कविता, खाद्य और कृषि, अनुष्ठान, भूगोल और मिथिला, बिहार और पड़ोसी राज्यों का सांस्कृतिक इतिहास के यात्रा दिग्दर्शक है। आप देख सकते हैं निम्नलिखित 5 शाखाओं को पुराणों के विषय के रूप में माना जाता है। सर्ग विश्व के निर्माण, प्रतिसर्ग ब्राह्मण का पुनर्निर्माण, मन्वंतर विभिन्न मानवों का काल यानी मनु का काल, वंश देवताओं, राजाओं और संतों की वंशावली सूची, वंशानुचरित शाही राजवंशों का वृत्तांत, कुछ चुने हुए पात्रों की जीवन कथाएं, बाद में तीर्थों और उनके महात्म्य का भी वर्ण पुराण साहित्य में शामिल किया गया है। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से था वो मैंने आपको करा दिया है। आप 1 या 2 बार क्लास को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पुराण और मतलब पुराण क्या होते हैं। 18 पुराण है और जो ऋग्वेद है वो 4 है, आपको पता है। इनके बारे में एग्जाम में आपको लिखना होगा। ज़्यादा इतिहास का मतलब आपको पता होगा पहले से ही। अगर आपको क्लास लगानी है तो आप कमेंट में बताना कि आपको क्लास पसंद आई, और अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।